नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, स्टैटिक जीके का आज तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट में देख लिया जाए क्या प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, बम्बू डांस के रूप में प्रख्यात चेरो नृत्य किस राज्य का सांस्कृतिक नृत्य है। ये बम्बू डांस जो है किस राज्य का ये सांस्कृतिक नृत्य है। दोस्तों, बम्बू डांस मिजोरम का सांस्कृतिक नृत्य होता है। मिजोरम हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम। अब बाकी ऑप्शंस को देख लिया जाए। जैसा कि हम लोग पहले भी बाकी ऑप्शंस को चेक करते हैं, सभी ऑप्शंस इन ऑप्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उनका आंसर यहीं पे सॉल्यूशन हो जाता है। तो देखिए, मणिपुर का सांस्कृतिक नृत्य क्या होगा। मणिपुर का जो लोक नृत्य होता है वो राखाल होता है। मणिपुर का जो लोक नृत्य होगा वो राखाल होगा। और होगा एक, वो होगा मणिपुरी। एक होगा राखाल और एक होगा मणिपुरी। ये मणिपुरी जो है इसका थोड़ा डिटेल्स देख लिया जाए। मणिपुरी क्या है, क्योंकि ये लगभग कई बार एग्जाम में आ चुका है। मणिपुरी का, मणिपुरी में क्या होता है कि एक मेतई नामक जनजाति है मणिपुर में। मेतई नामक जनजाति है मणिपुर में, जो क्या करती है, राधा कृष्ण का वेश बनाकर राधा कृष्ण का अभिनय करती है। मतलब राधा कृष्ण का श्रृंगार करके राधा कृष्ण का अभिनय करती है। इस लोक नृत्य, मणिपुरी लोक नृत्य में क्या होता है, मेतई जनजाति जो है राधा कृष्ण बन करके अभिनय करती है। जिसमें जो महिला पक्ष रहते हैं वो राधा बनते हैं, पुरुष पक्ष कृष्ण बन करके राधा कृष्ण का अभिनय करते हैं मेतई जनजाति। कहाँ पे, मणिपुर में। मणिपुर का लोक नृत्य क्या है, राखाल और मणिपुरी। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन में बी में दिया है झारखंड। झारखंड में देख लिया जाए क्या है। झारखंड का जो एक लोक नृत्य है वो है सरहुल। लोक नृत्य क्या है झारखंड का, सरहुल। और क्या है, छाऊ है। एक और है झारखंड का लोक नृत्य। झारखंड का लोक नृत्य घोड़ा नृत्य, घोड़ा डांस, घोड़ा नृत्य झारखंड का कौन कौन सा है, सरहुल है, छाऊ है, घोड़ा नृत्य है झारखंड का। और मिजोरम का तो बाम्बू डांस हो गया। और डी ऑप्शन में क्या है, उत्तराखंड। डी ऑप्शन में उत्तराखंड में गढ़वाल जिला है। गढ़वाल का गढ़वाली नृत्य होता है। कहाँ पर, उत्तराखंड में। एक और नृत्य क्या है, कुमाऊं नामक पर्वत है और वहाँ का जो नृत्य है कुमाऊनी। उत्तराखंड का नृत्य कौन कौन है, गढ़वाली और कुमाऊनी। और ये बाम्बू डांस वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसके सभी ऑप्शंस को हम लोग देख लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, किस भारतीय राज्य की कोई तटरेखा नहीं है। देखिए, गुजरात जो है, गुजरात कहाँ है ये, अरब सागर के किनारे है गुजरात। तो यहाँ पे तटरेखा है। तटरेखा का मतलब समुद्री रेखा, समुद्र के किनारे। तो अरब सागर है गुजरात के किनारे अरब सागर है। सी में क्या दिया है, त्रिपुरा कहाँ है, बंगाल की खाड़ी। त्रिपुरा के पास क्या है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है। आंध्रा के पास भी क्या है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल। आंध्रा के पास है बंगाल की खाड़ी, त्रिपुरा के पास है बंगाल की खाड़ी, गुजरात के पास है अरब सागर। लेकिन बिहार के पास क्या होगा, बिहार के पास कोई समुद्र नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिहार के पास कोई समुद्री रेखा नहीं है, कोई तटरेखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, भूप्रावण के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है। भूप्रावण के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है। ये भूप्रावण का अर्थ है कि भूमि के नीचे क्या होगा, दुर्बल तापमंडल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। इसमें हम लोग देख लिया जाए कि ये है क्या चीज। ये दुर्बल तापमंडल जो है पृथ्वी के नीचे ये कितने पे रहता है, 100 किलोमीटर से लेकर के और 410 किलोमीटर तक क्या होता है, ये दुर्बल
समताप मंडल होता है पृथ्वी के नीचे 100 किलोमीटर से लेकर 410 किलोमीटर के बीच में। हमारा बी ऑप्शन में देख लिया जाए स्थल मंडल। स्थल मंडल क्या होता है? स्थल मंडल जिसपे हम रहते हैं जो चट्टान या पर्वत होता है वही स्थल मंडल होता है। पृथ्वी के ऊपरी परत में जो चट्टान या पर्वत पठार जो होता है वो हमारा हो जाता है स्थल मंडल। चट्टान पर्वत पठार जो पृथ्वी के ऊपरी परत है वो स्थल मंडल है। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है समताप मंडल। समताप मंडल जो होता है ये क्षोभ मंडल के ऊपर होता है। क्षोभ मंडल के ऊपर, क्षोभ मंडल के ऊपर क्या होगा हमारा? समताप मंडल। और क्या इसका रेंज होता है? इसका जो रेंज होता है समताप मंडल का 50 मीटर से लेकर के 50 किलोमीटर का रेंज। क्षोभ मंडल से ये क्षोभ मंडल इसके ऊपर 50 किलोमीटर तक क्या होता है? समताप मंडल। समताप मंडल क्योंकि क्या प्रयोग है? समताप मंडल जो होता है इसमें हवाई जहाज के लिए ये सही होता है, हवाई जहाज के लिए अनुकूल होता है। समताप मंडल में जो हवाई जहाज होती है एरोप्लेन वो समताप मंडल में। डी ऑप्शन में दिया है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल क्या होता है? क्षोभ मंडल सतह से समताप मंडल तक, मतलब ये जो स्थल मंडल है, स्थल मंडल से लेके स्थल मंडल के बाद क्षोभ मंडल होता है और क्षोभ मंडल के बाद होता है समताप मंडल। तो क्षोभ मंडल से समताप मंडल के जो बीच की दूरी होती है, स्थल मंडल से जो समताप मंडल के बीच की दूरी होती है, स्थल मंडल और समताप मंडल के बीच की जो दूरी होती है वो हमारा क्या हो जाता है? क्षोभ मंडल। स्थल मंडल और समताप मंडल के बीच की दूरी हो जाती है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल का क्या उपयोग है? क्षोभ मंडल में जो है मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जो आंधी तूफान सर्द जो भी मौसम के संबंधित घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती है और जलवायु। क्षोभ मंडल में और क्या होता है? मौसम संबंधित और जलवायु से संबंधित जो भी परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन, वो क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल में क्या होता है? समताप मंडल में हवाई जहाज एरोप्लेन चलती है। और स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी का जो ऊपरी परत है स्थल मंडल है, चट्टान पर्वत पठार। दुर्बल तापमंडल क्या है? पृथ्वी के नीचे का भाग है। पृथ्वी के नीचे 100 किलोमीटर से लेकर 410 किलोमीटर के बीच के सतह को दुर्बल तापमंडल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के सभी ऑप्शन को हम लोग देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि आर्टिकल 370 के मुख्य मसौदाकार कौन था? अनुच्छेद 370 जो कि जम्मू कश्मीर का आर्टिकल था 370, उसे हटा दिया गया है और जम्मू कश्मीर को यूटी घोषित कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। तो आर्टिकल 370 जब संविधान बना था तो आर्टिकल 370 के जो मुख्य मसौदाकार थे वो एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर ने ही आर्टिकल 370 का प्रस्ताव दिया था, इसका मसौदा इसका तैयार किया था एन गोपाल स्वामी अयंगर जो है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को हम लोग चेक कर लिया जाए कि बाकी ऑप्शन से रिलेटेड क्या क्या होगा। बाकी ऑप्शन में जो है पहले में दिए है बाबा साहेब अम्बेडकर। तो बाबा साहेब अम्बेडकर क्या थे? ये संविधान जब हमारा बन रहा था तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब अम्बेडकर थे। अब बाबा साहब अम्बेडकर के बाद हम लोग बी ऑप्शन में क्या दिया है? बी ऑप्शन में दिया है पंडित नेहरू जी। पंडित नेहरू जी का देख लिया जाए। पंडित नेहरू कर रहे थे, एक सेकेंड इसको हटा दिया जाए। हाँ, तो पंडित नेहरू जो है, पंडित नेहरू 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव
उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। पंडित नेहरू 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे और पंडित नेहरू संघीय संविधान समिति जो संघीय संविधान समिति थी, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? पंडित नेहरू। पंडित नेहरू जो है संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और क्या थे पंडित नेहरू? पंडित नेहरू जो संघ शक्ति समिति थी, संघ की जो समिति थी, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित नेहरू। एक और अध्यक्ष थे, पंडित नेहरू के पास ज्यादा अध्यक्षता थी, एक और अध्यक्ष थे, वो राज्य के लिए समिति अध्यक्ष। पंडित नेहरू क्या थे? राज्य के लिए राज्य समिति अध्यक्ष, राज्य समिति के अध्यक्ष थे पंडित नेहरू। उसके बाद क्या दिया है? सी में दिया है सरदार पटेल। सरदार पटेल क्या थे? सरदार पटेल संविधान सभा जब संविधान बन रहा था तो उस समय ये प्रांतीय संविधान समिति अध्यक्ष थे, मतलब प्रांतों के। संघ के कौन थे? पंडित नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और क्या थे ये? मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार है हमारा, मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। और क्या थे सरदार पटेल? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे और मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। पंडित नेहरू क्या थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, राज्य के लिए समिति अध्यक्ष थे। और पंडित नेहरू ने क्या किया था? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। बाबा साहब अम्बेडकर क्या थे? बाबा साहब अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब नेक्स्ट हमारा देखा जाए क्या है? नेक्स्ट में है मोटिवेशन लाइन है। मोटिवेशन लाइन में क्या है देखा जाए? पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। ये है कि उसे पसंद करिए जो आपके जीवन को परिवर्तन कर दे, जो आपके जीवन में परिवर्तन ला दे। तो छात्र जीवन में उसे ही पसंद करना चाहिए। पढ़ाई जो है, हमारी शिक्षा जो है, वही हमारी पसंद होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारे अंदर परिवर्तन ला देगी और बाकी फालतू के कामों में दिमाग नहीं लगाना चाहिए। चाहे वो पढ़ाई किताबों से, हमें पढ़ाई को ग्रहण करना चाहिए। नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? पाषाणकालीन शिला चित्रकारी जो है पहाड़ों पर जो चित्रकारी होती है, पहाड़ों को काट करके उसे बोला गया है यहाँ पे। तो ये कहाँ पाई जाती है? भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी भीमबेटका में पाई जाती है। भीमबेटका में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। भीमबेटका है कहाँ पर? ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में। भीमबेटका कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश है। भीमबेटका को यूनेस्को ने 2003 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। कब किया है? ये सब क्वेश्चंस आता है, यूनेस्को का क्वेश्चंस अधिकतर एग्जाम में आता है। तो भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश, एमपी में है। और यूनेस्को ने 2003 में इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। भीमबेटका ये नाम कैसे पड़ा है? भीमबेटका ये माना जाता है, भीमबेटका जो महाभारत में भीम थे, भीम उन्हीं से संबंधित है भीमबेटका, इसीलिए इसका नाम भीमबेटका पड़ा है। और ये ऑप्शन में क्या दिया? बी ऑप्शन हमारा हो गया। बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। भीमबेटका, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? भीमबेटका में। लेकिन पहले की तरह जैसे हम लोग बाकी ऑप्शंस को चेक करते हैं, उसी तरह हम लोग इस ऑप्शन को भी चेक करेंगे। तो नालंदा कहाँ पर है?
नालंदा बिहार में है। नालंदा बिहार में है। और नालंदा को कब शामिल किया गया था यूनेस्को में? यूनेस्को का अधिकतर क्वेश्चन आता रहता है, इसीलिए हम लोग यूनेस्को जरूर देखेंगे कि यूनेस्को की लिस्ट में कब शामिल किया गया था नालंदा को? 2016 में। 2016 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था नालंदा को। और इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? सी ऑप्शन में एलिफेंटा दिया है। एलिफेंटा कहाँ पर है? एलिफेंटा जो है ये महाराष्ट्र में है। एमएच का मतलब महाराष्ट्र। एलिफेंटा जो है, एलिफेंटा महाराष्ट्र में है। यूनेस्को की लिस्ट में ये कब आया? यूनेस्को की लिस्ट में आया ये 1987 1987 में। 1987 में एलिफेंटा जो है यूनेस्को की धरोहर सूची में आया। और एलिफेंटा है कहाँ पर? ये महाराष्ट्र में है। डी ऑप्शन में क्या दिया है? डी ऑप्शन में दिया है बाघ गुफा। बाघ गुफा बहुत इंटरेस्टेड है। अब हम लोग बाघ गुफा को बढ़िया से देख लिया जाए कि बाघ गुफा है कहाँ पर। बाघ गुफा है एमपी में। बाघ गुफा हमारा एमपी में है। बाघ गुफा कहाँ है? एमपी में। बाघ गुफा का हिस्ट्री ये है कि बाघ गुफा में पहले बौद्ध भिक्षु रहते थे, लेकिन अब जो है वहाँ पे बाघ रहते हैं। तो लेकिन ये बाघ कब से आ गए? ये बाघ जो है 10वीं शताब्दी में जब बौद्ध धर्म का पतन हो गया, उसके बाद से यहाँ बाघ रहने लगे। लेकिन उसके पहले कौन रहते थे यहाँ पे? बौद्ध भिक्षु रहते थे। बौद्ध भिक्षु यहाँ रहते थे। कब? बौद्ध भिक्षु कब रहते थे बाघ गुफा में? 4वीं से 5वीं शताब्दी। 5वीं शताब्दी में, 4वीं से 5वीं शताब्दी के बीच यहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते थे। और 10वीं शताब्दी में जब बौद्ध धर्म का पतन होने लगा, उसके बाद यहाँ से बौद्ध भिक्षु धीरे धीरे खत्म की कगार पे आ गए, खत्म हो गए। उसके बाद यहाँ पे बाघों का गुफा हो गया। तो इस जगह पर जो एक गांव है, उस गांव का नाम उस गांव का नाम बाघ गुफा है। बाघ गुफा, उस गांव का नाम बाघ गुफा है। और यहाँ एक नदी बहती है, उस नदी का नाम भी है बाघ नदी। और कहाँ पर ये बाघ गुफा? ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है। और हमने नालंदा देख लिया, भीमबेटका देख लिया, एलिफेंटा बाघ गुफा। हमारा ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? कंदरिया महादेव मंदिर किस समूह से संबंधित है? कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर जो है महाबलीपुरम नहीं, ये कंदरिया महादेव मंदिर जो होगा खजुराहो होगा। खजुराहो से संबंधित है कंदरिया महादेव। कंदरिया महादेव कहाँ पर है? खजुराहो में। खजुराहो कहाँ पर है? खजुराहो है मध्य प्रदेश एमपी में है। खजुराहो मध्य प्रदेश एमपी में है। खजुराहो यूनेस्को की लिस्ट में कब आया था? खजुराहो जो आया था यूनेस्को की लिस्ट में, खजुराहो यूनेस्को की लिस्ट में 1986 1986 में आया था। कब आया था खजुराहो? थोड़ा साफ साफ लिख दें, खजुराहो 1986 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुआ था। खजुराहो मध्य प्रदेश में यूनेस्को की लिस्ट में 1986 में आया था। खजुराहो में क्या था? यहाँ पे जो खजुराहो में जैन धर्म के मंदिर हैं। जैन धर्म और हिंदू धर्म दोनों के मंदिर यहाँ पर हैं। इसके निर्माता कौन है खजुराहो का? खजुराहो के जो निर्माता हैं वो चंदेल वंश के राजा थे। चंदेल वंश जो है, चंदेल वंश के राजाओं ने खजुराहो को बनवाया था। हमारा डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। डी ऑप्शन खजुराहो, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट में है ए ऑप्शन को देख लिया जाए। ए ऑप्शन में है महाबलीपुरम मंदिर। महाबलीपुरम मंदिर कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु में। महाबलीपुरम मंदिर जो है ये तमिलनाडु में है। और महाबलीपुरम ये कब आया था यूनेस्को की लिस्ट में? महाबलीपुरम जो है
यूनेस्को की लिस्ट में आया था, यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में महाबलीपुरम 1984 में 1984 में आया था। महाबलीपुरम का मंदिर कब बना था? महाबलीपुरम का मंदिर 7वीं शताब्दी में बना था। महाबलीपुरम का मंदिर 7वीं शताब्दी में बना था। महाबलीपुरम के मंदिर को बनवाया किसने था? महाबलीपुरम के मंदिर को पल्लव राजाओं ने बनवाया था। जो पल्लव राजा थे, पल्लव वंश के पल्लव राजाओं ने बनवाया था। महाबलीपुरम मंदिर हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं बी ऑप्शन में, कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर कहाँ है? ये उड़ीसा के पुरी में है। ये पुरी में कहाँ पर है? पुरी में जगन्नाथ मंदिर से 35 किलोमीटर की दूरी पर कोणार्क मंदिर है। कोणार्क मंदिर किस देवता का मंदिर है? कोणार्क जो है ये सूर्य देवता का मंदिर है, सूर्य भगवान का मंदिर है। और कोणार्क मंदिर को कब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था? कोणार्क मंदिर को 1984 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था। यूनेस्को वाला इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यूनेस्को में यही सन ही पूछता है और कुछ नहीं पूछता, बस सन पूछता है कि किस सन में इसको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था। और कोणार्क मंदिर को बनवाया किसने था, इसको भी देख लिया जाए। और ये कब बना था? कोणार्क मंदिर 13वीं शताब्दी में बना था। 13वीं शताब्दी में कोणार्क मंदिर बना था। कोणार्क मंदिर को बनवाया किसने था? नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। नरसिंह देव प्रथम। थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं। कोणार्क मंदिर को किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम। कोणार्क मंदिर को नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। कोणार्क मंदिर हो गया हमारा। अब सी ऑप्शन लास्ट जो बच रहा है, एलोरा गुफा। एलोरा गुफा कहाँ पर है? ये भी अपना महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। और इसको कब शामिल किया गया था यूनेस्को की लिस्ट में? 1983 में। कब शामिल किया गया था? 1983 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था। और इसे बनवाया किसने था? एलोरा गुफा को इसको राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने बनवाया था। लेकिन इसके जो मुख्य निर्माता थे एलोरा गुफा के, वो कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के। उनका नाम था नरेश कृष्ण। कब बनवाए थे इसको, एलोरा गुफा को? 757 से लेकर के 783 ईस्वी के बीच में बना था। थोड़ा हम इस समय को क्लियर लिख दें। एलोरा गुफा कब बना था? 757 ईस्वी से लेकर के 783 ईस्वी के बीच में। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, कंप्यूटर प्रणाली में संग्रहण के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता है? देखिए इसमें संग्रहण के लिए जो है डेटा सेव करने के लिए। संग्रहण का मतलब है डेटा सेव करने के लिए। तो ये सब पुरानी डिवाइसों का नाम दिया है। तो लैच में सेव होता था, फ्लिप फ्लॉप में सेव होता था, रजिस्टर में सेव होता था, लेकिन एडर में सेव नहीं होता था। इसलिए हमारा बी ऑप्शन जो है एडर सही हो जाएगा। मतलब ये सही होगा, बाकी सब ऑप्शन नहीं होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? अब इसमें 4 जनजातियों का नाम दे दिया है। इसमें पूछ दिया है कि भगोरिया जो उत्सव है, भगोरिया उत्सव कौन सी जनजाति मनाती है? तो भगोरिया उत्सव यहाँ पे ए में बैगा दिया है, बी में अगरिया दिया है, सी में भील, डी में गौड़ दिया है। बैगा अगरिया नहीं मनाती है, इसे कौन मनाती है? भील जो जनजाति होती है वो भगोरिया उत्सव को मनाती है। अब बाकी ऑप्शंस को भी हम लोग देख लिया जाए कि बाकी ऑप्शंस में क्या इंपॉर्टेंट है। बाकी ऑप्शन में यही है कि बैगा जनजाति जो है कहाँ पे मतलब ये निवास करती है। तो बैगा जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती है, छत्तीसगढ़ में निवास करती है। छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश, और एक स्टेट और है, उस स्टेट का नाम है बैगा के लिए झारखंड एमपी छत्तीसगढ़ में बैगा जनजाति निवास करती है। और बी में क्या दिया है? अगरिया जनजाति क्या है? अगरिया जनजाति जो है यूपी और एमपी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में निवास करती है।
और गौड़ जो जनजाति है, गौड़ जनजाति मैक्सिमम जगहों पर पाई जाती है। ये नॉर्थ इंडिया में लगभग सभी स्टेट में है, MP UP सभी स्टेट में है। और ये गौड़ जो जनजाति है ये साउथ इंडिया में भी पाई जाती है। साउथ इंडिया में भी ये गौड़ जनजाति निवास करती है और नॉर्थ इंडिया में भी। जो भील जनजाति है ये कहाँ निवास करती है? तो भील जनजाति जो है ये गुजरात में छत्तीसगढ़ में थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में और राजस्थान में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लिए। और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम बताइए। अब इसमें देखिए लंबे ऑप्शन दिए हैं, लेकिन हमें ऑप्शन से नहीं डरना है, हमें बेकिंग पाउडर पे सीधे उसके फॉर्मूले पर जाना है। तो बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? NaSCO3। अब इसमें देखिए Na का मतलब क्या हो गया? Na का मतलब सोडियम, RH का अर्थ हो गया हाइड्रोजन, C का अर्थ कार्बन और O का अर्थ ऑक्सीजन। तो हमारा ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। देखिए किसी ऑप्शन में और सोडियम दिया है, इसको क्लियर देख लिया जाए। पहले ऑप्शन में दिया सल्फर, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, तो ये होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो हमारा फार्मूला है वो NaSCO3 है। जो बेकिंग पाउडर का फार्मूला है वो NaSCO3 होगा। इसका फार्मूला भी याद कर लीजिए, NaSCO3। तो NaSCO3 में सोडियम पाया जाएगा, इस फार्मूले के अनुसार सोडियम होगा, और सोडियम केवल एक ही ऑप्शन में है, वो ऑप्शन नंबर C। तो ऑप्शन नंबर C हमारा सही हो जाएगा। ये साइंस का क्वेश्चन था, केमिस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है? इब्न बतूता एक यात्री था। इब्न बतूता किस देश से संबंधित है जिसने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की? इब्न बतूता जो है मध्य एशिया, मिडिल एशिया से भारत में प्रवेश करता है सिंध प्रांत के रास्ते। और ये किस देश से संबंधित था? ये उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को देश से संबंधित था इब्न बतूता। हम देख लिया जाए इसमें जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें लीबिया को देख लिया जाए। लीबिया जो है इसकी कैपिटल क्या है? त्रिपोली। कैपिटल इसकी जो है, लीबिया की कैपिटल जो है त्रिपोली है। लीबिया की कैपिटल त्रिपोली है। लीबिया है कहाँ पर? लीबिया नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, उत्तरी अफ्रीका की कंट्री है लीबिया की करेंसी क्या है? लीबिया दिनार है। लीबिया की करेंसी लिबियाई दिनार है। बी ऑप्शन में क्या दिया? अल्जीरिया को देख लिया जाए। अल्जीरिया का जो कैपिटल होगा, जो राजधानी होगा, उसका नाम है अल्जियार्स। अल्जीरिया की राजधानी का नाम क्या है? अल्जियार्स। और अल्जीरिया कहाँ पर है? अल्जीरिया भी नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है। ये भी नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है। लीबिया भी नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है और अल्जीरिया भी नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है। और अल्जीरिया की जो करेंसी है वो क्या है? दिनार है, अल्जीरियाई दिनार क्या है? अल्जीरिया की करेंसी है। ऑप्शन नंबर C में क्या दिया है? घाना भी क्या है? ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। घाना वेस्ट पश्चिमी अफ्रीकन कंट्री क्या है? घाना का कैपिटल देख लिया जाए क्या है? घाना का जो कैपिटल होगा वो अक्कारा होगा। घाना का जो कैपिटल है वो अक्कारा होगा। घाना की करेंसी क्या होगी? घाना की करेंसी है घानियन सेडी। घाना की जो करेंसी है वो घानियन सेडी है। तो हमने देख लिया लीबिया नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, अल्जीरिया भी नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, घाना वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है और मोरक्को भी नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है। और मोरक्को की राजधानी क्या है? मोरक्को की राजधानी रबात है। मोरक्को की राजधानी रबात है। अब मोरक्को की जो करेंसी है वो
मोरक्को दिरहम है। मोरक्को मोरक्कन 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 दिरहम है। मोरक्को की करेंसी मोरक्कन दिरहम है। मोरक्को की कैपिटल हो जाएगी रबात। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। देखिए भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। उपराष्ट्रपति दिया है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा के उप सभापति, लोकसभा स्पीकर। इसमें सही ऑप्शन बी होगा। जो हमारे CJI होते हैं मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वही जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो बाकी ऑप्शंस को हम लोग देख लिया जाए। बाकी ऑप्शंस किस टर्म में इम्पोर्टेंट हैं, कैसे कैसे ये एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। CJI देखिए, पहले हम लोग देखा जाए बी ऑप्शन को ही देख लिया जाए। जो हमारा सही ऑप्शन था बी ऑप्शन में देख लिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश हैं, कुल कितने न्यायाधीश हैं इस समय? 34 न्यायाधीश हैं। CJI को लेकर के कुल कितने न्यायाधीश हो जाते हैं? 34 न्यायाधीश हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन संविधान निर्माण के समय कितने न्यायाधीश थे CJI को लेकर के? मात्र 7 थे। अभी ये रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि CJI को लेकर के कुल कितने न्यायाधीश होते थे संविधान निर्माण के समय, कितनी व्यवस्था थी? तो 7 लोगों की व्यवस्था थी। CJI की नियुक्ति किस आर्टिकल से होती है? CJI की जो नियुक्ति होती है वो आर्टिकल नंबर 126 से होती है। अनुच्छेद 126 से क्या होती है? CJI की मुख्य न्यायाधीश की, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है आर्टिकल 126 से। और जो हमारा उपराष्ट्रपति से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति कौन होता है? राज्यसभा का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है? उपराष्ट्रपति की नियुक्ति होती है आर्टिकल 63 से उपराष्ट्रपति की नियुक्ति होती है। और आर्टिकल जो 64 होता है उससे ये क्या बन जाते हैं? राज्यसभा के सभापति बन जाते हैं। आर्टिकल 63 से उपराष्ट्रपति की नियुक्ति होती है और आर्टिकल 64 से अनुच्छेद 64 से राज्यसभा के सभापति कौन बनते हैं? उपराष्ट्रपति बनते हैं। और हमने ए ऑप्शन भी देख लिया, बी ऑप्शन देख लिया, सी ऑप्शन देख लीजिए। राज्यसभा को जो उप सभापति होता है वो राज्यसभा के सदस्यों में से ही एक लोगों को चुन लिया जाता है, राज्यसभा का उप सभापति। राज्यसभा का उप सभापति का काम क्या होता है? जब उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं तो राज्यसभा का संचालन कौन करता है? वो राज्यसभा का उप सभापति करते हैं। कब करते हैं? जब उपराष्ट्रपति जब नहीं रहते हैं, किसी काम से बाहर गए रहते हैं या राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं रहते हैं, तो उस समय कौन राज्यसभा का काम को संचालन करते हैं? वो राज्यसभा के उप सभापति करते हैं। राज्यसभा के उप सभापति की नियुक्ति कैसे होती है? इनकी नियुक्ति होती है आर्टिकल 89(2) के माध्यम से इनकी नियुक्ति होती है। और हमने तीनों ऑप्शन देख लिया। अब लास्ट ऑप्शन देख लिया जाए, लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा में किसी विधेयक, देखिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है विधेयक वाला, धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का, तो उसको देख लिया जाए। क्या है कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है। जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वही लोकसभा अध्यक्ष होते हैं और उन्हें यह अधिकार होता है कि वो किसी विधेयक को धन विधेयक है कि नहीं उसे प्रमाणित कर दें। और क्या होता है, जब किसी विधेयक पर जब मतदान होती है तो मैक्सिमम केसेस में जो लोकसभा स्पीकर होते हैं वो मतदान नहीं करते हैं। लेकिन जब बराबर मतदान की स्थिति हो जाएगी, जब किसी विधेयक में इक्वल मतदान हो जाएगा, तो उस समय जो लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, वह अपना मतदान किसी के पक्ष में कर सकते हैं। तो हमने चारों ऑप्शन को देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, ये आर्टिकल 21A से संबंधित है। आर्टिकल 21A जो है ये क्या बताता है? ये बताता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को
6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और ये कब लागू हुआ था? ये आया तो था 2008 में, लेकिन लागू हुआ 2010 में, 1 अप्रैल 2010 में। इसमें क्या नियम है? इसमें शिक्षा के अधिकार में एक मौलिक अधिकार है और ये 21 आर्टिकल 21A से संबंधित है। आर्टिकल 21 में ये दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। और ये कब लागू हुआ था? ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। आर्टिकल 19 दिया है ऑप्शन नंबर बी में, ये वाक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। वाक स्वतंत्रता का मतलब होता है, ये क्या देता है? ये बोलने का अधिकार देता है। बोलने का अधिकार मतलब भारत देश में आपको बोलने का अधिकार कौन देता है? आर्टिकल 19 देता है, आर्टिकल 19। और आर्टिकल 29 को देख लिया जाए ऑप्शन नंबर सी में। आर्टिकल 19 में कुछ और पार्ट्स हैं, उसको भी देख लिया जाए। आर्टिकल 19 में जो है 19A जो है, ये क्या देता है? सूचना का अधिकार। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो है सूचना का अधिकार। 19A जो है 19A है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, RTA। जो RTA लगाई जाती है ना किसी सूचना को लेने के लिए, वो कौन है? 19A से ही संबंधित है। और ये कब आया था? 19A जो है ये अक्टूबर 2005 में आया था। अक्टूबर 2005 में इस कानून को UPA फर्स्ट गवर्नमेंट में आई थी। और आर्टिकल 19(2) में क्या देता है? 19 का A जो है जो 19 का जो B होता है, आर्टिकल 19 का जो B होता है, वो हमें भाषण की स्वतंत्रता देता है। भाषण की स्वतंत्रता देता है हमें कौन? 19B। सी ऑप्शन देख लिया जाए। सी ऑप्शन में क्या दिया है? सी ऑप्शन में दिया है आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 का काम क्या होता है? आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक जो होते हैं, माइनॉरिटी जो होते हैं, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख, इन्हें क्या करता है? ये आर्टिकल 29 इनके हितों का संरक्षण करता है। मतलब इन्हें जो अधिकार मिलने हैं माइनॉरिटी को, वो कौन दिलाता है? वो आर्टिकल 29 दिलाता है। माइनॉरिटी को, अल्पसंख्यकों का जो अधिकार है, उनके हितों के लिए जो संरक्षण दिया जाता है, वो कौन देता है? आर्टिकल 29 देता है। और आर्टिकल 29A में क्या दिया है? इसी में जो आर्टिकल 29A है, आर्टिकल 29A देता है कि आप भाषा संस्कृति का अधिकार देता है। अपनी भाषा जो है, माइनॉरिटी लोग अपनी भाषा और संस्कृति का प्रसार प्रसार कर सकते हैं, उस पे उन्हें कोई रोक टोक नहीं होगा। और आर्टिकल 30 में क्या दिया है? आर्टिकल 30 में यही मदरसा और बाकी जो भी धार्मिक शिक्षण संस्थान है, उसकी आप स्थापना कर सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। किसके माध्यम से कर सकते हैं? आर्टिकल 30 से, आर्टिकल 30 से। क्वेश्चन नंबर 13 के पहले एक मोटिवेशन लाइन दिया गया, बहुत ही अच्छी मोटिवेशन लाइन है। निगेटिव लोगों से दूर रहें क्योंकि उनके पास हर सॉल्यूशन के लिए कोई नया प्रॉब्लम होता है। निगेटिव लोगों से दूर रहें क्योंकि उनके पास हर सॉल्यूशन के लिए नया प्रॉब्लम होता है। वो सॉल्यूशन बताने के पहले कोई और नया एक प्रॉब्लम बताना शुरू कर देंगे कि ये प्रॉब्लम की वजह से ये काम नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। वो हमेशा निगेटिव पॉइंट को लेकर चलते हैं, उसमें पॉजिटिव नहीं देखते हैं, लेकिन हमको पॉजिटिव लेकर चलना है। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? भारत में मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स होगा नहीं, पंचायती राज व्यवस्था मौलिक कर्तव्य नहीं होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं होगा। इसमें साफ साफ ऑप्शन दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर सी जो है DPSP, राज्य नीति के निदेशक तत्व, DPSP यही हमारा हो जाएगा ऑप्शन। और ये पंचायती राज व्यवस्था इसमें किस आर्टिकल से होता है? ये होता है आर्टिकल 40 से। आर्टिकल 40 जो होता है, आर्टिकल 40A नहीं, आर्टिकल 40A नहीं होगा, आर्टिकल 40 होगा। इसमें आर्टिकल 40 होगा। और
हमारा ऑप्शन क्या होगा? डीपीएसपी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कौन करता है? डीपीएसपी। डीपीएसपी में कौन कौन से, मतलब पूरा डिटेल्स हम लोग आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम लोग पॉलिटिक्स स्पेशल क्लास करेंगे तब हम लोग पूरे आर्टिकल को चेक करेंगे। अभी क्या है कि जो डीपीएसपी में है, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक इसमें आता है। डीपीएसपी में 36 से लेके 51 तक इसमें आता है। डीपीएसपी में ग्राम पंचायत का जो गठन होता है, ग्राम पंचायत का जो गठन होता है वो आर्टिकल 40 से आर्टिकल 40 से होता है। तो 36 से 51 जब डीपीएसपी में होगा, 36 से 51 के बीच, तो हमारा 40 क्या होगा कि 51 के पहले ही होगा। इसीलिए हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था है ये डीपीएसपी के अंदर आता है। पंचायती राज व्यवस्था आर्टिकल 40। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ठोस चालक में धारावाहक कौन होता है? मुक्त रूप से कौन रहता है? तो मुक्त रूप से इलेक्ट्रॉन रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो कक्षा के अंदर होते हैं, लेकिन कक्षा के बाहर कौन होता है? कक्षा के बाहर कौन होगा? तो वो होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से विचरण करता है ठोस में। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन नामक साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन परमाणु की किसी कक्षा में नहीं रहता है, इसीलिए इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्या दिया? भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के लिए हित निहित है? भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक के लिए आर्टिकल इसमें कौन सा दिया है? 29। सी ऑप्शन में जो है आर्टिकल 29 जो है ये सही हो जाएगा। इसमें क्या दिया है? आर्टिकल 29 में इसमें अल्पसंख्यकों के हितों की बात दी गई है। इसमें हम लोग पहले भी देखे हैं, पहले वाले क्वेश्चंस में। और इसमें भाषा संस्कृति का जो अधिकार है वो दिया गया है इसमें आर्टिकल अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के लिए। और ऑप्शन नंबर ए देख लिया जाए। ऑप्शन नंबर ए में 21 जो है अनुच्छेद 21, इसमें क्या दिया है? अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में दिया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। सबको जो है जीवन जीने का अधिकार है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 24 में क्या दिया है? अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से जो कम रहेंगे बच्चे, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में और खदानों में नौकरी पर प्रतिबंध है। किसमें? खदान और कारखानों में नौकरी पर प्रतिबंध है। किससे? आर्टिकल 24 से। आर्टिकल 29 हम लोग देख लिए। आर्टिकल 29 क्या है? अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण करता है। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। बाकी डी ऑप्शन में कोई नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन, हमने सभी ऑप्शन को चेक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 15 तक खत्म हो गया है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, आपको स्टैटिक जीके की अधिक से अधिक जानकारी मिल रही हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।